आज हरित क्रांति से क्लास की शुरुआत हो रही है। हरित क्रांति कुछ लोगों के लिए नया शब्दावली भी हो सकती है। कुछ लोग पहले से इस शब्दावली से परिचित भी होंगे। सबसे पहली बात कि इसका नाम लिखा है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो कहीं भी यदि क्रांति लिखा हो, रिवॉल्यूशन की बात हो रही हो, तो क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का अर्थ क्या होता है ना। तो यदि हम क्रांति का अर्थ ढूंढें, यदि क्रांति का मीनिंग ढूंढना हम शुरू करें, तो क्रांति का अर्थ होता है आमूल चूल बदलाव, है ना। आमूल चूल बदलाव, ड्रास्टिक चेंज जो है, उसे ड्रास्टिक चेंज को हम एक शब्द से परिचित कराते हैं या उस शब्द को उससे विशेषित करते हैं। वह शब्द है क्रांति। क्रांति उस पूरी व्यवस्था को बदल देती है जो पुरातन व्यवस्था होती है। इसीलिए यहाँ नाम लिखा है आमूल चूल बदलाव, यानी पूरी तरह उस पुरातन व्यवस्था का परिवर्तन। तो यहाँ एक शब्द है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति का जुड़ाव एग्रीकल्चर से है, कृषि से है। और कृषि के क्षेत्र में जो पुरातन व्यवस्था थी, उस पुरातन व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर नई व्यवस्था की शुरुआत, उसी को कहा गया हरित क्रांति। यह जो नई व्यवस्था शुरू हुई, यह नई व्यवस्था एक उन्नत सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीजों की व्यवस्था, उन्नत उर्वरकों की व्यवस्था, यानी इन सब का एक पैकेज था, इन सब का एक सम्मिलित रूप था, जिसको एक नाम दिया गया क्या, हरित क्रांति। तो उन्नत बीज, उन्नत सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उर्वरक, इन सब के प्रयोग से जब कृषिगत उत्पादन को बड़े ढंग से बदलाव किया गया, जब कृषिगत उत्पादन में वृद्धि लाई गई, तो उसी को कहा गया क्या, हरित क्रांति। एक तरह से हरित क्रांति जो शुरुआत हुई भारत में, तो इसकी शुरुआत कृषि के क्षेत्र में 1966 के खरीफ फसल से होती है ना। 1966 के खरीफ फसल से इसकी शुरुआत जो है वो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है हमारे यहाँ की परीक्षाओं में कि भाई इसकी शुरुआत कब से होती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बात है, बड़ी रोमांचक दृश्य यहाँ पैदा होता है कि आप देखिएगा कि इसकी शुरुआत होती है जरूर खरीफ फसल से, लेकिन इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव रबी के फसलों पर पड़ा। तो जब इस देश से जब विद्यार्थी देखता है, तो उसको लगता है कि नहीं भाई, हरित क्रांति की शुरुआत रबी से ही हुई होगी, तो अनुमान के आधार पर ये उत्तर गलत लग सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खरीफ फसल से होती है। ये 3 फसल के प्रकार हैं जिसकी चर्चा मैं आगे आपके साथ करूंगा। खरीफ है, रबी है, जायद है ना। खरीफ वे फसल होते हैं जिसको जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट लिया जाता है, वह कहलाता है खरीफ फसल, है ना। रबी फसल जो नवंबर दिसंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है, वह कहलाता है रबी फसल। और जायद वो होता है जो अप्रैल के महीने में बोया जाए और जून तक काट लिया जाए, वह कहलाता है जायद फसल। जैसे आप अपने यहाँ देखते होंगे जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब आपको दिखता होगा मार्केट में। तो ये सब जो फसल होता है ये जायद में आता है ना।
जबकि हमारे यहाँ धान वगैरह बोया जाता है तो हमारे यहाँ की खरीफ फसल है। हमारे यहाँ गेहूं वगैरह बोया जाता है वो हमारे यहाँ की रबी फसल है। इसको आगे डिटेल चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, उसमें फसल का नाम भी लिखाऊंगा कि कौन खरीफ है और कौन रबी है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। फसल का नाम देके पूछता है कि बताइए ये खरीफ क्रॉप्स है या यह रबी क्रॉप्स है ना, तो वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। चलिए, तो इसकी शुरुआत खरीफ फसल से होती है 1966 ईस्वी में, लेकिन इस हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो आपको रबी की फसलों में दिखेगा। गेहूं वगैरह के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रभाव दिखता है ना। खैर, जो हरित क्रांति की एक सिंपल सी परिभाषा है उसको नोट कर लीजिए, आप लिखिएगा कि उन्नत उन्नत किस्म के बीजों उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा जब कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई गई, उत्पादकता कहते हैं प्रोडक्टिविटी, है ना। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, उत्पादकता बढ़ाई गई, उसी के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। 1968 में, है ना, 1968 में विलियम गैड ने, है ना, इस हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। नीचे लिखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। हालांकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई या हरित क्रांति के लिए जो भी कार्य हुए, उन में तमाम कंपोनेंट्स रहे थे जिनके बदौलत ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, जिनके बदौलत ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा और उसका फायदा इस देश को मिला। तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि हरित क्रांति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज। रासायनिक उर्वरक, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर भी कहते हो आप, रासायनिक उर्वरक। दूसरा पॉइंट रासायनिक उर्वरक। कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट था उन्नत किस्म के बीज जो हाई एल्डिंग सीड्स है ना। सेकंड है केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक। थर्ड पॉइंट है रासायनिक कीटनाशक जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं। सिंचाई प्रणाली जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट शाख सुविधाएं, जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, शाख सुविधाएं। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब यह है कि आसानी से किसानों को उसके लिए ऋण मिल जाए, है ना, आसानी से किसानों को उसके लिए पैसे मिल जाए, वह है क्रेडिट फैसिलिटीज, है ना, जो शाख सुविधाएं हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटी जैसे आगे चल के आप देखिएगा किसानों के लिए केसीसी वगैरह आया, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह लॉन्च हुए, और भी कई तरह के कार्यक्रम किसानों के लिए चलाए गए, जैसे कभी कृषि मेला वगैरह लगना, या नाबार्ड के माध्यम से जो रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी दी गई, उस फैसिलिटी के द्वारा कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से या कमर्शियल बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण प्रोवाइड किया गया, किसानों को लोन दिया गया, है ना। तो चलिए, तो ये कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जो समय समय पर किसानों को उपलब्ध होते रहे हैं, है ना, और इसमें नाबार्ड की बड़ी भूमिका है। क्या आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग नाबार्ड की भी चर्चा करेंगे कि नाबार्ड जैसे है, तो नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड का क्या काम है। नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है ना, वह रीफाइनेंस का कार्य करती है, पुनर्वित्तीयन का कार्य करती है, और ये रीफाइनेंस जो है ये करती है किनको, कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबी को, कमर्शियल बैंकों को, ये सब उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और ये सारे बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं, आरआरबी हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये किसानों को लोन देते हैं, है ना। यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा है और यूपीएससी में ये पूछा हुआ सवाल है ना, कि इसमें से कौन सी संस्था जो है वह पुनर्वित्तीयन का कार्य करती है। तो पुनर्वित्तीयन यानी रीफाइनेंस का काम ये नाबार्ड करती है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो बड़े उद्योगों के लिए करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको सिडबी कहते हैं, वह छोटे उद्योगों के लिए करता है ना।
वैसे ही NHB है जिसको हाउसिंग बैंक कहा जाता है, एक्जिम बैंक है जिसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक कहा जाता है ना। इस तरह की संस्थाएं हैं जो अपने अपने सेक्टर की एपेक्स बॉडी हैं और ये रीफाइनेंसिंग की सुविधा देती हैं, है ना, ये पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। उसी में की एक संस्था है कौन, नाबार्ड, जो कृषि के क्षेत्र के और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र के, ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए यह एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है। और यह उन सारे बैंकों को, चाहे वह कमर्शियल बैंक हो, चाहे वह RRB हो, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, या सहकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, उन सब बैंकों को ये रीफाइनेंस करते हैं, है ना। और वो सारे बैंक जो होते हैं वो जनता को पैसा देता है, यानी हम आप कोई भी व्यक्ति नाबार्ड में खाता नहीं खोल सकता, यानी हमारा और आपका डायरेक्ट रिलेशन नाबार्ड के साथ नहीं है। नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, एंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र की एपेक्स बॉडी है ना। तो ये बेहतर साख सुविधाओं को प्रदान करने में नाबार्ड की बड़ी भूमिका रही है ना। नाबार्ड ने बेहतर रीफाइनेंसिंग की व्यवस्था बनाया और आज आप देखिए किसानों को आसानी से KCC की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसको आप पढ़े होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको कहा जाता है ना। इसके अतिरिक्त जो किसान मेला वगैरह लगते हैं उसमें समय समय पर किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको कृषि के उपकरण दिए जाते हैं, बीज सरकार के तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाता है, फर्टिलाइजर दिया जाता है। आप सब लोग अगर गांव में थोड़ा सा समझ बूझ रखते होंगे, इंग्लैंड से थोड़े आए हैं, गांव में तो होंगे ही, देखे ही होंगे, तो गांव में एक संस्था होती है, इसका नाम है पैक्स, है ना, जिसको कहते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, है ना। इसका काम क्या है भाई, तो गांवों में किसानों का एक समूह बनाना, है ना, और उस समूह को बीज उपलब्ध कराना समय पर सस्ती दर पर, है ना। अब तो उपकरण भी उपलब्ध कराना, अब तो वह ट्रैक्टर वगैरह भी उपलब्ध करा रहा है, मशीन वगैरह जिसको से सिंचाई वगैरह हो सकती है वो सारा चीज भी उपलब्ध करा रहा है। तो किसानों को वो सारी सुविधाएं देना ये किसका काम है, पैक्स का काम है। जब फसल हो जाए तो उसको समय से खरीद लेना, है ना, उसको समय से परचेज कर लेना किसानों से, ताकि किसानों का वह फसल जो है वो बर्बाद न हो जाए, है ना, और किसानों को उचित कीमत उसकी मिल जाए। जो सरकार फसल बोने के पहले जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसको आप MSP कहते हो, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उन फसलों को खरीद लेना, ये काम किसका है, पैक्स का है ना। पैक्स ही उन फसलों को खरीद लेती है और FCI को दे देती है ना। FCI के पास वो चला जाता है, FCI के गोदामों में वो जमा रहता है, और PDS जिसको आप कहते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और FCI उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जनता तक पहुंचा देती है ना। तो ये एक साइकिल है, किस तरह से सरकार पैक्स के माध्यम से जनता से खरीदती है और फिर वो FCI की गोदामों में जमा होता है और वहां से वह PDS में के माध्यम से बाहर निकलता है, फिर वह आम लोगों तक, जो BPL धारी लोग हैं, जो अंत्योदय योजना से संबंधित लोग हैं, उन लोगों तक, जो गरीब वर्ग है, या कोरोना में जो सबको फ्री में मिल रहा है 5 किलो, वो सारी व्यवस्थाएं उसी से संभव हो पाती है ना। इसका आगे भी बात करेंगे, आगे इसका आएगा। तो साख सुविधाओं को प्रदान करने में इस नाबार्ड का इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं इस पर इसीलिए भी फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है नाबार्ड, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। ओके, प्रोसीड आगे। भंडारण सुविधाएं, स्टोरेज फैसिलिटीज, भंडारण सुविधाएं, स्टोरेज फैसिलिटीज। अब किसानों के पास तो भाई भंडारण की सुविधा है नहीं, तो वेयर हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ताकि किसानों के फसल को क्या किया जा सके,
सुरक्षित रखा जा सके, है ना। आज 12 मास परवल मिल रहा है ना, 12 मास गोभी मिल रहा है, 12 मास टमाटर मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? एक वेल फैसिलिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज है जिसके वजह से ये सारी चीजें हम तक आसानी से अवेलेबल हो पा रही है ना। बेहतर सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये भंडारण सुविधाएं हैं जिस वजह से किसानों के फसल को लंबे समय तक स्टोर किया जा रहा है और उसके बाद उसको बाजार तक पहुंचाया जाता है और जो लोग खरीदने वाले होते हैं वो खरीद के 12 मास उसका मजा ले रहे हैं, है ना। नहीं तो एक समय था, एक दौर था कि जब केवल सीजन की चीजें सीजन में मिलती थी, है ना। उसके अतिरिक्त तो चीजें मिलने का नाम नहीं लेती थी। अब 12 मास मिलने वाला एक एक चीज था, आलू, है ना। मतलब 12 मंथ उपलब्ध था, 12 मास मिलता था आलू। और इसी पर नो वो लालू यादव का वो सुने थे होगा वो स्टेटमेंट कि भाई जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, है ना। तो ये व्यवस्थाएं जो है, कहने का मेरा मतलब यही है कि अब स्टोरेज सिस्टम बेहतर हुए हैं और उसके वजह से भी अब किसानों की आय को बढ़ाने में ये बड़ा मददगार होगा, है ना। बड़ा यह मदद करेगा किसानों की आय को आगे करने में। नेक्स्ट अगला, विपणन सुविधाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज। विपणन सुविधाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज, मार्केट को भी ठीक किया गया। अभी आप लोग सुने होंगे सरकार ने एक विकसित किया है जिसको कहते हैं हम लोग ई नाम, सुने होंगे ई नाम, है ना। ये ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाजार को जोड़ना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भारत के प्रमुख बाजारों को जोड़ देना, एक मंच प्रदान कर देना, है ना। पटना के बाजार में बैठा हुआ व्यापारी अपनी वस्तु को बेच सकता है चेन्नई के बाजार में, यह व्यवस्था देना, यही क्या कहलाता है? ई नाम, है ना। हमारे यहाँ अगर मान लो कि मैं गया बेचने और चावल की, हम जो चावल लेके गए उस चावल की कीमत है 36 रुपए किलो, चेन्नई की बाजार में वह बिक रहा है 56 रुपए किलो, मैं क्यों बेचूंगा 36 रुपए किलो? हाँ, तो ये मैं उसको ज्यादा लाभ ले सकूं, वह ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, यह सोचकर इस ई नाम का विकास किया गया है ना। और ये एक तरह से भारत के सभी प्रमुख बाजारों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें एक जगह बाजार में बैठा हुआ व्यापारी अपने वस्तु को दूसरे बाजारों में बेच सकता है, यही कहलाता है ई नाम। तो विपणन सुविधाओं को ठीक किया गया है ना, विपणन सेवाओं को मजबूत किया गया। इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो, जैसे यातायात की सुविधा विकसित हुई है ना। नहीं तो पहले क्या होता था, माथा पर लेके जा रहा है, बैलगाड़ी पे लेके जा रहा है, साइकिल पे लाद के ले जा रहा है। आज वो व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, आज तेज परिवहन की सुविधा है ना। ट्रेन की फैसिलिटीज है, अभी देखे आपने किसान रेल चल रहा है ना। किसान रेल चला आपके वो देवलाली से दानापुर के तक भी चला था, है ना, चल ही रहा है। क्या, क्यों ऐसा चला? इसलिए कि किसानों के फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाया जा सके, क्योंकि किसानों के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाने वाले हैं, है ना। वे बहुत लंबे देर तक यदि उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो या तो वो सड़ जाएंगे या खराब हो जाएंगे, है ना। तो उससे बचाने के लिए वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, यानी आधिक्य वाले स्थान से अभाव वाले स्थानों तक पहुंचाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है ना। जहां सरप्लस है वहां से उन जगह पर पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। तो जहां सरप्लस है वहां भी उचित कीमत मिल जाएगा और जहां अभाव है वहां भी ज्यादा कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा।
तो संतुलन बन जाएगा, है ना। तो इस बाजार के संतुलन को स्थापित करने के लिए ये किसान की रेल चलाई गई, ताकि किसानों को भी घाटा न हो और उपभोक्ताओं का शोषण भी न हो। तो ये एक बेहतर विपणन व्यवस्था बनाने की बात इसके लिए की गई। और भी दो प्रकार की संस्थाएं बनी, जैसे एक संस्था का नाम है नफेड, है ना, एक संस्था का नाम है ट्राइफेड, है ना। ट्राइफेड ये नाम से ही स्पष्ट है, ट्राइबल एरिया के लिए है ना। ट्राइबल एरिया में, आदिवासी बहुल इलाकों में आसानी से वस्तुएं पहुंचाई जा सके, उसके लिए बनाया गया क्या, ट्राइफेड, ताकि उन तक वस्तुएं आसानी से पहुंच सके। नफेड, नफेड का काम वही है, सरप्लस वाले जगह से उठाकर उस जगह पर ले जाना जहां अभाव है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, जब हमारे यहाँ प्याज की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो नफेड के माध्यम से जगह जगह गाड़ी रोक रोक के और प्याज बेचा जा रहा था, है ना, कम दाम में, ताकि लोगों को बाजार के राक्षसी प्रवृत्ति से बचाया जा सके, है ना, बाजार के शोषणकारी प्रवृत्ति से बचाया जा सके। ऐसे भी अर्थशास्त्र में बाजार को सबसे बुरा स्थान माना गया है। अर्थशास्त्र की में यह माना जाता है कि अगर सबसे बुरी कोई स्थल है तो वह है बाजार। तो उस बाजार की राक्षसी प्रवृत्ति से, शोषणकारी प्रवृत्ति से बचाया जा सके और उपभोक्ताओं तक सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर, वहनीय कीमत पर वस्तु को पहुंचाई जा सके, इसके लिए क्या बनाया गया है, नफेड, है ना। चिंता नहीं करना है कि आगे मिलेगा, नफेड पढ़ेंगे कि कब बना, कैसे बना, ये सब मिलेगा आगे। अभी मैं केवल हरित क्रांति के साथ आपका संदर्भ जोड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको उदाहरण स्वरूप ले आया आपके पास, है ना। क्लियर है। ये है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, हरित क्रांति के घटक, है ना। हरित क्रांति इन्हीं के वजह से संपन्न हुई है, इन्हीं के वजह से वह पूरी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा मैं यहीं पे कर देना चाहता हूं, आप हेडिंग बनाइए, बागवानी क्षेत्र, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, है ना, हॉर्टिकल्चर सेक्टर। चलिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि भाई जो भारत में कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है, उसने भारत में बागवानी के मिशन को या बागवानी के क्षेत्र के विकास को एक मिशन मोड में लिया है और उसको बड़े स्तर पे विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बागवानी, उसमें कई सारे फसलों को शामिल किया गया है ना, जैसे काजू, किशमिश, नारियल, कोको, है ना, सुगंध, सुगंध जो देने वाली फसलें वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें हैं, आपके फूल वगैरह की खेती, है ना, वो सबको इसमें शामिल किया गया है इस बागवानी के तहत, है ना। और उसको, ये सरकार का मानना है कि ये जो है बागवानी, ये आय का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है ना। इससे किसानों को बहुत अधिक मात्रा में अर्निंग हो सकती है, यानी यह आर्थिक रूप से काफी मजबूत और काफी संपन्न क्षेत्र बन सकता है। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ये लक्ष्य तय करते हैं कि किसानों की आय को दोगुना कर देना है, किसानों की आय को डबल कर देना है, डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, तो उस स्थिति में इस बागवानी मिशन की भूमिका बड़ी तेजी से बढ़ जाती है ना। इसके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी चलाई हैं, इसके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाओं को लॉन्च भी किया है, तो लिखिएगा थोड़ा सा।
बागवानी क्षेत्र में कि कृषि सहकारिता एवं कृषक किसान मंत्रालय ने कृषि सहकारिता एवं कृषक किसान मंत्रालय ने भारत में बागवानी क्षेत्र के विकास को भारत में बागवानी क्षेत्र के विकास को एक मिशन के रूप में लिया है। नीचे लिखिएगा कि बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत फल सब्जियां फल सब्जियां फूल सजावटी खेती सजावटी खेती सजावटी खेती समझ रहे होंगे, कुछ फसलें होती हैं जो केवल सजावट के लिए ही प्रयोग की जाती हैं ना, उसकी खेती को औषधीय और सुगंध वाली फसलें औषधीय और सुगंध वाली फसलें नारियल मसाले काजू कोको मधुमक्खी पालन मशरूम बांस इत्यादि को शामिल किया गया है। इत्यादि को शामिल किया गया है। नीचे लिखिएगा कि भारत में कृषि जीडीपी में एग्रीकल्चरल जीडीपी में भारत में कृषि जीडीपी में लगभग 30% हिस्सा लगभग 30% हिस्सा बागवानी क्षेत्र का है। लगभग 30% हिस्सा बागवानी क्षेत्र का है। है ना, यानी जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उस एग्रीकल्चरल जीडीपी में 30% उस जीडीपी का हिस्सा जो है वो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी तेज गति से ये बढ़ा है इसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बागवानी के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा आज भी इंपॉर्टेंट है वो है सब्जी का क्षेत्र। इस बागवान जो 30% हिस्सा है, इस 30% हिस्सा में से 59 to 61% जो हिस्सा है उस सब्जियों से पूरा होता है। तो अब ये सब्जी का कितना बड़ा रोल है इस हॉर्टिकल्चर में, तो लिखिएगा पॉइंट बना के कि बागवानी फसलों के उत्पादन में सब्जियों का योगदान लगातार उच्च बना हुआ है।
सब्जियों का योगदान लगातार उच्च बना हुआ है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 59 to 61%। है ना। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात, जो बागवानी का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसको उत्पादित करने में अगर फर्स्ट पोजीशन किसी राज्य का है तो वह है पश्चिम बंगाल। बागवानी प्रोडक्ट को उत्पादित करने में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश का। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन जो है वो वेस्ट बंगाल एंड सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा सा अगर सेक्टोरल डिवीजन कर लीजिए, है ना, तो अगर सेक्टोरल डिवीजन करते हैं तो सबसे अधिक फ्रूट्स के उत्पादन में, जो फल का उत्पादन है, उस फल उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का है। सेकंड पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन है वो महाराष्ट्र का है। और अगर सब्जी के उत्पादन की आप बात करिएगा कि सर्वाधिक सब्जी उत्पादन कहां होता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। उसी तरह से अगर आप थोड़ा बात कर लीजिएगा फूलों का, फ्लावर्स, फूलों के उत्पादन में अगर आप स्थान को डिसाइड करेंगे तो पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु रखता है और सेकंड पोजीशन यहां महाराष्ट्र का है। सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र का है, फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु है और सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र का है। अब आप देखो कितना सारा फैक्ट्स आपको इसमें मिलते जा रहा है ना। ये सब प्रीलिम्स की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और इस सब उत्पादन से एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है ना, कि ये इसके उत्पादन में कौन है, उसके उत्पादन में कौन है ना। ये एक क्वेश्चन यहां से पक्का रहता है ना। तो कल हमने कुछ फसलों के उत्पादन की भी बात करी थी, जैसे चावल का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, ये सब कल बात किया था। आज बागवानी में इन सब चीजों का हम बात किए हैं। सब्जी में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, कुल बागवानी उत्पाद जो है उसको उत्पादित करने में पहला स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। फल उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। फूल उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु और दूसरा स्थान महाराष्ट्र। फल और फूल, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। फल और फूल दोनों का अलग अलग है। फल आंध्र प्रदेश है और यहाँ तमिलनाडु है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। नीचे लिखिएगा कि बागवानी के विकास के लिए 2014-15 में, बागवानी के विकास के लिए 2014-15 में एकीकृत बागवानी मिशन शुरू किया गया। एकीकृत बागवानी मिशन शुरू किया गया। कहते हैं कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। इसको MIDH लिखा हुआ भी कई जगह देता है ना, तो ध्यान रखिएगा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना।
MIDH कब शुरू किया गया? 2014-15 में। इसके पहले ही 2005-6 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था। 2005-6 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था और उसी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत ही 2014-15 में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शुरू किया गया है। यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत ही इस MIDH को भी स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है ना। चलिए अब थोड़ा सा इस MIDH में जो भी है उसका ये 2-4 फैक्ट्स हैं वो नोट करिए, क्योंकि तो अब एग्जाम में बहुत चेंजेज आ गए हैं, है ना। और इस बार की परीक्षा में तो मेरा एकदम दावा है कि क्वेश्चन की इस बार थोड़े पैटर्न बदलेंगे, है ना, थोड़ी चीजें बदलेंगी ही, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज्यादा होंगे तो यानी जब स्क्रीनिंग करनी होगी तो छटाई तो होगी ही। और ऐसे भी होता है कि एग्जाम के 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक छांटने के लिए और एक चयन करने के लिए। तो एग्जाम जब चयन करने के दृष्टिकोण से होता है तो वह आसान होता है, लेकिन एग्जाम जब छंटने के लिए किया जाता है तो वह कठिन होता है। जब ये मूड ही बना के कोई आ रहा है कि आपको छांट देना है तो फिर तो आपको अपना उसमें बहुत ही बेस्ट देना होगा, तब जाके आप उसके मानक को पूरा कर पाइएगा और आप उसके सीमा रेखा को क्रॉस करके और चयन के शिखर तक पहुंचिएगा। इसलिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार 6 लाख प्लस हैं, तो उसमें से जो जब आपको अपना स्थान निर्मित करना है तो ये तय मान के चलिए कि थोड़े से एग्जाम के पैटर्न चेंज हो सकते हैं। इसलिए मैंने इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और डिटेल करना किया है आपके साथ, क्योंकि जब हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमी के बढ़ जाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इसकी संख्या वो 5, 7, 10 से बढ़ के 15, 20 तक भी पहुंच सकता है ना। तो संख्या बढ़ जाए। जो 56 से 59 में जो हुआ था वो कहानी फिर से रिपीट हो सकती है। तो वो कहानी जब रिपीट होगी 56 से 59 वाली तो सब वो मनोहर पोथी छाप किताब वाले जो लोग होंगे वो धाराशायी हो जाएंगे, है ना। तो मनोहर पोथी वाला जो काम है वो ना कल काम करता था ना आज काम करेगा, वो तय है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा होगा तो मनोहर पोथी ब्रांड आपको PT पास करा देगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इशारों में समझ जाइएगा। तो मनोहर पोथी वाला जो किताब पढ़ते हैं उन किताबों से कुछ होने जाने वाला है नहीं, सीधा सीधा बात है। वो किताब आपको रास्ता भटका देने के लिए ही मार्केट में उपलब्ध है। आप पक्का भटक जाइएगा, मेरा पक्का दावा है। क्योंकि मार्केट में जितनी किताबें हैं उन किताबों को उठा के आप देख लीजिए उनका स्टैंडर्ड क्या है ना। उनके टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट सीरीज मार्केट में तो लग रहा है कुकुरमुत्ता की तरह टेस्ट सीरीज छिटाया हुआ है ना। तो जो टेस्ट सीरीज छिटाए हुए हैं उस टेस्ट सीरीज के स्टैंडर्ड को उठा के देख लीजिए, है ना। उसके क्या स्टैंडर्ड है, उसके क्या मानक हैं, और उस सारे टेस्ट के जो प्रश्न हैं वो बना लेने के बाद उसमें 100 और 100+ लाने वाले हमारे टेस्ट सीरीज में आके धाराशायी हो जाते हैं, उनकी कहानी यहाँ फिनिश हो जाती है। इसलिए काम करिए तो सॉलिड काम करिए, वो तीतर अब बटेर मत ढूंढिए, है ना। नहीं तो तीतर अब बटेर ढूंढते रह जाइएगा, जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अब वो दौर नहीं है कि जब आप मनोहर पोथी वाला पढ़ लीजिएगा चल जाइएगा। हाँ, मनोहर पोथी वाला पढ़ने से 1-2 फायदे जरूर हो सकते हैं, 1-2 फायदे हो सकते हैं। कुछ सीरियस कैंडिडेट को उससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मनोहर पोथी वाला रहेगा वो फाइटे में नहीं रहेगा, तो जो सीरियस रहेगा उसको वॉक ओवर मिल जाएगा, है ना। तो पढ़ते रहिए मनोहर पोथी, जिस दिन पक्का फेल करिएगा, एकदम गारंटी है इस बात का, है ना। तो इसलिए मेरा इस बार
के 67वीं की परीक्षा के लिए मेरा ये अनुमान है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े बढ़ सकते हैं, है ना। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं या इकोनॉमी के क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है ना, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स होने का मतलब वो यूपीएससी टाइप से नहीं हो जाएगा, है ना, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि ये भी नहीं पूछेगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ना। तो ये भी बात समझ लीजिए, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रट लेने से और सेबी का गवर्नर रट लेने से बस आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, है ना, कि हाँ हमने पढ़ लिया, है ना। तो अब दो चीजें हैं, आत्मसंतुष्ट होना चाहते हैं या अपने चयन को संतुष्ट करना चाहते हैं, ये दो चीजें हैं। तो आत्मसंतुष्टि के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दवा हमेशा कड़वा लगता है लेकिन ठीक वही करता है ना। उस सलाई सा मजा वो कोहड़ा का रस पीने से कुछ फायदा ना है ना। मजा तो देता है उस समय वो कोहड़ा का रस, लेकिन वो हानि करता है ना। तो इससे अच्छा है कि कल कोहड़ा का सब्जी खा लीजिएगा आप लोग, है ना। कल मकर संक्रांति का त्योहार है, कम से कम पढ़ाई में ठोस पढ़ाई को फोकस करिए, ठोस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और फरवरी महीने से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की भी जो चीजें होगी उसको फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अप्रैल महीना में हो सकता है आपकी परीक्षा हो जाए, है ना। जब तक कुछ सर्टेन बात आयोग के माध्यम से नहीं आ जाती है तब तक अनुमान लगाना भी पाप है ना, कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं अनुमानों में भरोसा करता नहीं हूं। चलिए, तो इसलिए थोड़ा सा हर टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर एग्रीकल्चर को तो इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूं क्योंकि बिहार की इकोनॉमी वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है ना। पूरी तरीके से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर का तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं है यहाँ, है ना। वो ज्यादा डायप्टर वाला माइक्रोस्कोप लगाने पर भी नहीं दिखता है कि कहाँ है यहाँ का सर्विस सेक्टर, है ना। लेकिन खैर जो भी है, आप लोगों को एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा बिहार के चीजों को सॉल्व करने के लिए। आप बिहार के प्रश्न को उठा के देखिएगा, आपको एग्रीकल्चर से हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन मिलेगा, है ना। और बीपीएससी में ही नहीं, अन्य जितना भी परीक्षा दीजिएगा, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग का दीजिए या अन्य स्टेट पीसीएस दीजिए, हर परीक्षाओं में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो लिखिए, एकीकृत बागवानी मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए, इस एमआईडीएच के अंतर्गत जो है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आते हैं, है ना। भारत के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सब इसमें शामिल हैं, यानी सब इसके दायरे में, सभी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश वो इसमें शामिल हैं, उनको इसमें जगह मिला हुआ है। अगर आप फंड के भागीदारी का बात करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब फंड का पार्टिसिपेशन जब आप देखेंगे तो 60-40 का है ना। 60-40 का कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, है ना। 60 जो है वो केंद्र सरकार, है ना, पैसा देती है, और 40 राज्य सरकारें। लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है। अब अगर उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसको पूर्वोत्तर भी कहते हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं, है ना,
तो यानी जिसकी वह राज्य जिसकी कोई एक सीमा पहाड़ से मिलती है ना, तो वैसे राज्यों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी सीमा, पहाड़ी राज्य। तो अगर ऐसे राज्य हैं तो ये 90-10 है, यानी वहां 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% राशि वह राज्य सरकारें देगी। और केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र सरकार देती है ना। इसमें टोटल केंद्र सरकार का हिस्सा होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िएगा। अब आपको एक चीज इसमें और नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। होरनेट, हेडिंग बनाइए, होरनेट, है ना। होरनेट, 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 है ना। ये होरनेट क्या है भाई? अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि हॉर्नेट क्या है ना, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब आप हॉर्नेट को समझिए कि हॉर्नेट क्या। लिखिए, एक लाइन लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा क्या है। एक लाइन लिखना है इसमें, लिखिएगा कि MIDH में, व्हाट डू यू मीन बाय MIDH? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। तो MIDH में ई गवर्नेंस प्राप्त करने की एक परियोजना है। हॉर्नेट क्या है भाई? तो MIDH के अंतर्गत ई गवर्नेंस की एक योजना है ना। क्या मतलब है ई गवर्नेंस की एक योजना है? बस इसका उत्तर नहीं मिल गया। अब आपसे अगर सवाल पूछ देगा कि हॉर्नेट क्या है, तो हॉर्नेट MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, या इसके अंतर्गत ई गवर्नेंस की एक योजना है, ई गवर्नेंस की एक परियोजना है। ई गवर्नेंस की परियोजना है क्या मतलब? यानी हॉर्नेट यह फैसिलिटी देता है कि इस हॉर्टिकल्चर के लिए आवेदन करना, उससे संबंधित कार्यवाही करना, अगर किसी को कुछ डेबिट DBT प्रदान करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करना है, तो उसको ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करना, है ना। ये सारा कुछ उसको सुविधा प्रदान करना, वो कौन करता है? हॉर्नेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्नेट एक ई गवर्नेंस मीडियम है। किसका? MIDH का, है ना। यानी इसके अंतर्गत यह एक सुविधा देता है, एक पोर्टल देता है, जिस पोर्टल पर वह सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है ना। उसी के लिए ये है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, हेडिंग बनाइए, बागवानी क्षेत्र के प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियां। बागवानी क्षेत्र के प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियां, बागवानी क्षेत्र के प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। एक तरफ कॉपी को 2 भागों में बांट लीजिए, एक तरफ नाम और दूसरे तरफ स्थान। ये सीधे पूछ देता है ना, कि ये संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ना। या मिलान करने को भी दे देता है ना। 4 दे देगा और आप मैच कराइए। तो ये इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा, पहला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड।
मुख्यालय में स्थान जो लिखे हैं वहां लिख लीजिए गुरुग्राम। गुरुग्राम। जानते ही होंगे गुरुग्राम कहाँ है ना? इतना तो समझदार है ही आप। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बाद दूसरा, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड, बी डबल ई बी, नेशनल बी बोर्ड है ना, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नई दिल्ली। नई दिल्ली। नारियल विकास बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोची। कोची। नेक्स्ट, केंद्रीय बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय बागवानी संस्थान। मेडजी फेमा, संस्थान में जगह पे लिख लीजिएगा मेडजी फेमा। मेडजी फेमा, नागालैंड में है ये। नेक्स्ट, अगला, काजू एवं कोको विकास निदेशालय। काजू एवं कोको विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ काजू एंड कोको डेवलपमेंट। काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोची। कोची। नेक्स्ट, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय। सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड। कोझिकोड। चलिए, इसके साथ ही साथ यहीं पे इसका काम खत्म करिए कि भारत में कुछ क्रांतियां हुई हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, है ना, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो भी वहां लिख लीजिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, है ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ ही कुछ अन्य रिवॉल्यूशन भी हुए हैं जो स्पेसिफिक किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है ना। जैसे श्वेत क्रांति है तो वो दूध से जुड़ा है ना। वैसे ही आपको नीली क्रांति मिलेगी तो वो मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये अलग अलग रिवॉल्यूशन है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आप हेडिंग बना लीजिए, भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां, है ना, जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां। पहला, नीली क्रांति। नीली क्रांति, उसके सामने लिख लीजिए मत्स्य पालन, मछली पालन। हरित क्रांति। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन।
श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति है ना, गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको, है ना। सुनहरी क्रांति बागवानी, हॉर्टिकल्चर है ना, बागवानी कोमा शहद, हनी जिसको कहते हो, एवं फल उत्पादन, फ्रूट। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा मछली, ये मछली का प्रकार है, जो लोग खाते होंगे वो जानते होंगे। झींगा मछली कोमा औषधियां, जिसको मेडिसिन भी कहते हो आप, औषधियां एवं फार्मास्यूटिकल्स, एवं फार्मास्यूटिकल्स। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति कोको उत्पादन। रजत क्रांति, रजत क्रांति रजत कहते हैं सिल्वर, है ना। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन। गोल क्रांति, गोल आलू। रजत रेशा क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। रजत रेशा क्रांति कपास। स्वर्ण रेशा क्रांति गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। जैविक खेती ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति केसर। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन बांस। इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्षेत्रों का उत्पादन। मूक क्रांति, मूक मोटा अनाज। बादामी क्रांति, सर इंद्रधनुष क्रांति में क्या बोले?
बाद में लिखिएगा। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, धूसर क्रांति, धूसर क्रांति, रासायनिक उर्वरक, यदि किसी का कुछ छूट गया होगा तो उसको मैं व्हाट्सएप पर वो मैसेज कर देगा, उसको मैं भेज दूंगा, है ना। या इसमें रिकॉर्डिंग उपलब्ध ही है, आप बाद में सुन भी सकते हैं। थोड़ा सा अगला एक हेडिंग बनाइएगा, विभिन्न प्रकार की खेती के नाम, विभिन्न प्रकार की खेती के नाम। पहला हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। हाइड्रो, हाइड्रो का जल से संबंधित है, जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित कृषि, है ना, एग्रीकल्चर विदाउट सॉइल, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना। एपीकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। पोमीकल्चर, पोमीकल्चर, फलों का उत्पादन। विटीकल्चर, विटीकल्चर, अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। मोरीकल्चर, मोरीकल्चर, रेशम कीट हेतु, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, जिससे रेशम कीट बनेगा, है ना। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, मोरीकल्चर, है ना। कहानी खत्म। ये सारी क्रांति एकदम याद रखना है, ये सवाल आता है परीक्षा में।
अब कृषि के क्षेत्र में उर्वरक और बीज वगैरह की जो चर्चा है वो कल की क्लास में आपके साथ करी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।